नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य भर्ती या अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हमने शुरू कर दी थी राजस्थान की जीके, जो लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय दोनों के लिए क्या रहेगी, लाभदायक और इंपॉर्टेंट क्लासें रहेंगी। हमारे देख रहे थे राजस्थान इतिहास, जिसकी आज है क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 1 में सभ्यताएं, 5 सभ्यताएं दी गई है, वो पढ़ ली हमने। क्लास 2 और 3 के अंदर राठौड़ राजवंश के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। राठौड़ राजवंश कौन सा? मारवाड़ वाला दोस्तों, बीकानेर अभी बाकी है। क्लास नंबर 4 में आज हम लेकर आए हैं गुर्जर परतियार वंश दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और प्रिंट नोट्सों के द्वारा आरबीएसई और एनसीईआरटी पर जो आधारित है, उसी के आधारित पर यह आपकी क्लास रहने वाली है। इसके अलावा जो अधिक जानकारी है वो भी आपको मैं साथ में दूंगा, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। मित्रों, अगर आपको बाकी की क्लासें अटेंड करनी है तो आप प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। ये नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से कर सकते हैं। और अदर जानकारी के लिए आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है नीचे, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, बहुत मजा आने वाला है और विश्वास दिलाता हूं आज की क्लास गुर्जर परतियार वंश आपको याद रह जाएगा आगे आने वाले समय में। देखिए मित्रों, परतियार वंश यानी गुर्जर परतियार, पहले मैं नॉर्मल जानकारी दे दूं आपको। गुर्जर परतियार, दो शब्द, एक है गुर्जर, दूसरा है परतियार। गुर्जर शब्द किससे बना है? गुर्जर बना है गुर्जरार्तर से दोस्तों। और परतियार जो शब्द बना है यह किसका सूचक है? पद या जाति का सूचक है दोस्तों। जिस प्रकार यहां पर पद का देखिए, परतियार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल या चौकीदार हो गया। अब गुर्जरात्र किसको कहा जाता था उस समय? गुर्जरात्र कहा जाता था जोधपुर और पाली का जो मध्य का भाग है ना, उसको उस समय गुर्जरात्र कहा जाता था। गुर्जरात्र से गुर्जर आया और जो गुर्जर आया ये पद या जाति का सूचक आगे लग गया परतियार, तो बन गया गुर्जर परतियार दोस्तों। आया यहां से समझ में? सिंपल सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रख दी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये रह सकती है। अब आगे चलिए मित्रों, अब देखिए, परतियार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल या चौकीदार दोस्तों, द्वारपाल या चौकीदार। सर्वप्रथम गुर्जर परतियार की जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति के उल्लेख से दोस्तों। पहली जानकारी हमें यहां से होती है दोस्तों। परतियारों ने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना है। किसका माना है? राम के भाई लक्ष्मण का वंशज। और अल मसूदी ने परतियारों को अल गुर्जर कहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों के अंदर बहुत बार। अब देखिए मित्रों, हम परतियार वंश पढ़ रहे हैं तो टॉप इंपोर्टेंट जानकारी ये देखिए कि भारत के अंदर था हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन का शासन। उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद भारत है वो छोटे छोटे राज्यों का भारत के अंदर उदय होता है, और उनमें से ही एक जो है हमारा राज्य रहेगा वो रहेगा गुर्जर परतियार राजवंश से रिलेटेड दोस्तों। तो बात कर लेते हैं गुर्जर परतियारों की उत्पत्ति के बारे में। पहला मत है वो है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड ने अग्निवंशीय सिद्धांत दिया, जिसमें परतियारों को खंजर मान लो, शक मान लो, कुषाण मान लो, हूण मान लो, इनकी क्या बताया? संतान बताया। कर्नल जेम्स टोड के मत के अनुसार कि परतियार है ये शक, कुषाण, हूण, खंजर नामक विदेशी जातियों से उत्पन्न हुई और अपना अग्निवंशीय जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया दोस्तों। तो पहला जो मत है वो आपके सामने है। दूसरा मत, चलिए दूसरा है चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार। जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई की रचना है और उसमें जो राजपूतों की उत्पत्ति है उसके लिए अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब देखिए अग्निकुंड सिद्धांत क्या है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया, जिसे 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। कितनी? 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई दोस्तों। परतियार, परमार, चालुक्य और चुवान। परतियार, गुर्जर परतियार कहां पर? उत्तर भारत में। परमारू की अगर हम बात करें तो परमार थे मालवा के अंदर, चालुक्य या इनको सोलंकी कहते हैं तो ये थे गुजरात में, और चुवान है जो सांबर के अंदर। आ गया समझ में यहां से दोस्तों आपको? तीसरा मत है वो है हवेनसांग के अनुसार। हवेनसांग की पुस्तक है सियुकी के अनुसार परतियारू का क्षेत्र बताया गया कुचेलो यानी गुजरात, और राजधानी पीलोमोली यानी बीनमाल। पीलोमोली उसमें बीनमाल के लिए ये काम नाम है जो यूज किया गया है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना, पीलोमोलो किसके लिए यूज किया गया है? बीनमाल के लिए दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए रह सकती है। बीनमाल के लिए पीलीमोलो, पीलोमोलो मिलता है। कुचेलो यानी गुर्जर प्रदेश की राजधानी के लिए,
सीओ की उनकी है पुस्तक दोस्तों, इसमें जानकारी मिलती है। अगला जो मत आता है वो आता है मुणोत नैणसी का। मुणोत नैणसी ने प्रत्यारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया, जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। मुणोत नैणसी ने प्रत्यारों की कितनी शाखाएं बताइए? 26 शाखाएं बताइए दोस्तों। इसके अलावा गटियाला शिलालेख, जो गटियाला शिलालेख है दोस्तों, गटियाला शिलालेख जोधपुर के अनुसार प्रत्यारों की शाखा मंडोर व भीनमाल के अंदर थी। कौन सा कहता है? ये गटियाला शिलालेख जोधपुर वाला कहता है दोस्तों, जो कक्कुक ने लिखाया था 837 ईस्वी 861 ईस्वी के अंदर। दो शिलालेख है गटियाला शिलालेख के अंदर। इसके अलावा हम देखिए तो प्रत्यारों की कुलदेवी है चामुंडा माता। अब यहां पर देखिए कैनेडी ने भी बताया, जॉर्ज कैनेडी ने भी तो गुर्जर प्रत्यारों को बताया ना, जॉर्ज कैनेडी, ये अदर जानकारी है, ये आपको दे रहा हूं। इन्होंने क्या बताया? ईरानी मूल का बताया है, प्रत्यारों को ईरानी मूल का बताया जॉर्ज कैनेडी ने दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसके अलावा जो कनिगम है, अलेक्जेंडर कनिगम, जिनको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिगम, उन्होंने राजपूतों को कुषाण वंशी बताया। क्या बताया? कुषाण वंशी दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भंडारकर ने क्या बताया है? यह बता दीजिए। भंडारकर ने इनको क्या बताया है? भंडारकर ने क्या बताया है? ब्राह्मण, राजपूतों को ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ माना है दोस्तों। आ गया समझ में? ये थे दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों गुर्जर प्रत्यारों की जो सबसे पहले कहां पर स्थापना होती है, मंडोर शाखा की ओर। गुर्जर प्रत्यारों की मुख्य रूप से 4 शाखाएं मिलती है। कौन कौन सी है? मंडोर, ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक मंडोर हो गई, मंडोर के बाद भीनमाल, मेड़ता भी आते हैं लेकिन मेड़ता से सीधे भीनमाल चले जाते हैं, भीनमाल से आगे उज्जैन चले जाते हैं, नागभट्ट प्रथम जाएंगे और उसके बाद कन्नौज चले जाते हैं। ये 4 शाखाएं हैं, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है, जहां पर राजस्थान के जो गुर्जर प्रत्यार वो जाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारी जो शाखा आती है वो आती है मंडोर शाखा दोस्तों। मंडोर शाखा, ये मान के चलो कि गुर्जर प्रत्यारों की सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर शाखा। कौन सी शाखा है? सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर शाखा। और इसकी जानकारी के लिए हमें बात करें तो 831 का जो जोधपुर शिलालेख है, 831 ईस्वी का जोधपुर शिलालेख है, उससे जानकारी मिलती है। 837 और 861 ईस्वी का जो गटियाला शिलालेख है, उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। मंडोर शाखा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो शासक बनते हैं वो बनते हैं हरिश्चंद्र। और मित्रों यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी जो एनसीईआरटी जो आपकी आरबीएसई है उसमें इतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, आप बस क्लास को ध्यान से देखिए। मंडोर शाखा की हम बात करते हैं तो वहां पर जो शासक होते हैं, या हम जोधपुर शिलालेख है या गटियाला शिलालेख है उनके द्वारा हम बात करते हैं, तो वहां पर जो शासक बनते हैं वो बनते हैं हरिश्चंद्र दोस्तों। हरिश्चंद्र जो प्रत्यार वंश का संस्थापक बोले, आदि पुरुष बोले या मूल पुरुष बोले, वो कौन है? हरिश्चंद्र है दोस्तों। हरिश्चंद्र मित्रों, हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या था? एक ब्राह्मण जात था। क्या था? ब्राह्मण था दोस्तों, ये याद रखना आपको। हरिश्चंद्र क्या था? ब्राह्मण था दोस्तों। और इसकी उपाधि थी रोयलिद्धि। क्या क्या उपाधि थी इसकी? रोयलिद्धि। रोयलिद्धि का अर्थ क्या होता है? रोयलिद्धि का अर्थ क्या होता है? वेद व शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण। अगर आप वेद व शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण है तो आप क्या है? रोयलिद्धि है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक तो हो गई आपकी भद्रा और दूसरी पत्नी कौन थी? ब्राह्मण पत्नी थी एक। कौन थी? ब्राह्मण पत्नी। यह भी आपको याद रखना है, दूसरी थी ब्राह्मण पत्नी दोस्तों। जो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न वंशज है उनको ब्राह्मण प्रत्यार कहा गया। और जो क्षेत्रीय पत्नी थी ये भद्रा, ये क्षेत्रीय महिला यानी क्षेत्रीय पत्नी थी, भद्रा से उत्पन्न जो वंशज है उनको क्षेत्रीय प्रत्यार कहा गया। और भद्रा के 4 पुत्र थे, योगभट्ट, कक, रज्जिल और दद। योगभट्ट, कक, रज्जिल और दद दोस्तों। अब देखिए यहां पे दद भी मिलता है, बहु जगह दह भी नाम मिलता है इनका, कक्का है आपको बहु जगह कक मिलता है, बहु जगह कदक भी इनका नाम मिलता है। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। समझ गए दोस्तों? ये जो 4 पुत्र है ना हरिश्चंद्र के, जो भद्रा रानी के पुत्र है, इन चारों ने मिलकर ये रहा आपका मंडोर। मंडोर पे किया अटैक और क्या कर लिया? मंडोर अपना कर लिया दोस्तों। तो आ गया समझ में? यहां से मंडोर पर अधिकार कर लिया है हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों ने, योगभट्ट, कक, रज्जिल और दह। देखिए
और शासक कौन बन गया है? रज्जिल दोस्तों। अब देखिए रज्जिल के बारे में, 560 ईस्वी के आसपास की बात है, 560 के आसपास की। मंडोर के पर्तियारों की वंशावली कहां से शुरुआत होती है? रज्जिल से शुरुआत होती है दोस्तों। और राजधानी भी इसने किसको बनाया है? मंडोर को बनाया है। इसके अलावा राजसूय यज्ञ भी यहां पर किया है। राजसूय यज्ञ भी कहां पर किया है? मंडोर के अंदर रज्जिल ने किया दोस्तों। आ गया समझ में दोस्तों? तो पर्तियार वंश की जो स्थापना है मंडोर में करने वाले हैं रज्जिल। 560 ईस्वी के अंदर मंडोर को राजधानी बनाया, राजसूय यज्ञ की यहां पर किया, और मंडोर के पर्तियारों की वंशावली की अगर हम बात करें तो वो रज्जिल से ही प्रारंभ होती है दोस्तों। आ गया समझ में? अब इसके बाद रज्जिल का जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है नरभट्ट। कौन बनता है मित्रों? नरभट्ट इनका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और नरभट्ट की जो उपाधि थी मित्रों वो क्या थी? पिल्ला पानी। ये अदर जानकारी है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे क्लासों के द्वारा तो आप आराम से नोट्स बना लीजिए, संपूर्ण जानकारी। नरभट्ट की उपाधि थी पिल्ला पानी, मतलब गुरु हो या ब्राह्मण हो उनका संरक्षण करता। उपाधि दी किसने? ये उपाधि दी थी हवेन सांग ने। किसने दी थी मित्रों? हवेन सांग ने ये उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, हवेन सांग ने ये उपाधि दी थी। नरभट्ट के बाद जो रज्जिल यानी जो नरभट्ट का बेटा और रज्जिल का पोता शासक बनता है वो बनता है नागभट्ट प्रथम दोस्तों। कौन है? रज्जिल का पोता है। राजधानी परिवर्तन करके कहां पर? मंडोर से मेड़ता। मेड़ता को क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना ली है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां पर हम नागभट्ट के बारे में बहुत ही कम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बात करें ना कनौज उज्जैन का जो आगे, ये तो अभी मंडोर का पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि जो नागभट्ट प्रथम है ये मंडोर से सीधा कहां आ गया? मेड़ता। तो यहां पर इतनी जानकारी है, समझे आप। और इसका जो पुत्र था नागभट्ट प्रथम का तात, वो कहां रह गया? मंडोर में ही रहा। कहां पर रहा? मंडोर में ही रहा दोस्तों वो। तो मंडोर के अंदर अभी क्या है? गुर्जर पर्तियार है। ये नहीं है कि मंडोर से मेड़ता आ गए और मेड़ता से आगे चले गए भीनमाल, नहीं गए, अभी मंडोर में है पुत्र तात दोस्तों। तो आ गया यहां से समझ में? रज्जिल के बाद नागभट्ट और नरभट्ट है, जिनको जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी पिल्ला पानी की हवेन सांग के द्वारा। ब्राह्मणों और जो जानकार होते हैं उनका संरक्षण करता। इसके बाद जो शासक बनता है बाउक। बाउक से पहले भी शासक बन जाता है। कौन बनता है? तात। अभी हमने देखा तात बना था शासक। तात के बारे में अगर हम कहें तो तात एक ऐसा शासक है जिसने जीवन है अपना उसको क्षणभंगुर समझा। क्या किया? क्षणभंगुर। और मंडोर के जो पवित्र आश्रम है उसमें धर्म का आचरण करने के लिए चला गया। तात दोस्तों नागभट्ट का पुत्र है दोस्तों। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है सिलूक। कौन बनता है? सिलूक। जानकारी पूरी मिल रही है आपको? ये तो जीवन को क्षणभंगुर समझ के तात तो चला गया। इसके बाद कौन बना? सिलूक, जो ये मान के चलो गुर्जर पर्तियार वंश का 10वां शासक है। ये कौन सा शासक है? 10वां दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। और ऐसा शासक सिलूक है जिसने क्या किया? जैसलमेर का शासक, यानी उस समय उसको वल प्रदेश बोलते थे, वल प्रदेश, जैसलमेर को। किसको? जैसलमेर को। और जैसलमेर का कौन शासक था? देवराज। कौन शासक था? देवराज। देवराज को क्या किया? सिलूक ने पराजित किया है दोस्तों। इसके अलावा जोधपुर के अंदर सिलूक ने क्या किया? सिद्धिदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। सिद्धिदेश्वर महादेव मंदिर का, महादेव मंदिर का निर्माण, समझ गए? तो यह था सिलूक। सिलूक के बाद जो गुर्जर पर्तियार में शासक बनता है वो बनता है जोट। कौन बनता है दोस्तों? जोट शासक बनता है। तात, सिलूक और जोट। सिलूक का पुत्र है जोट दोस्तों। ये ऐसा मानो कि वीणा का वादक था। वीणा वादक था जोट। क्या था? वीणा वादक। इंपॉर्टेंट चीज। और जोट के बाद जो अगला शासक बना है दोस्तों वो कौन बना है? कक। कौन बना है? कक शासक बना है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज। कक ये आपके नागभट्ट द्वितीय ना उनका सामंत है। नागभट्ट जब हम कन्नौज में जाएंगे ना वहां पर, और इसकी 2 पत्नियां थी। कक की 2 पत्नियां थी। अब देखिए 2 पत्नियां। पहली का नाम बटियाणी रानी। क्या नाम है? बटियाणी रानी। समझ गए आप? और बटियाणी रानी से जो पुत्र हुआ है वो है बाउक। कौन है? बाउक है दोस्तों। और दूसरी रानी थी, उसका नाम था दुर्लभ देवी। दुर्लभ देवी, जिससे जो पुत्र हुआ है वो है कक्कुक। अब देखिए हम बाउक में आए
तो देखिए तात सिल्लूक के जोट और जोट के बाद कक, कक की दो रानियां, एक भटियानी रानी से बाउक पैदा हुआ और दुर्लभ देवी से कक्कुक पैदा हुआ दोस्तों। अब चलिए मित्रों बाउक की ओर। बाउक जानकारी कहां से मिलती है? मंडोर शिलालेख से दोस्तों, मंडोर शिलालेख से। क्योंकि बाउक ने 837 ईस्वी की बात है, 837 ईस्वी के अंदर अपनी जो प्रशस्ति है, अपने वंश का है जो वर्णन है, अंकित करा के मंडोर का जो विष्णु मंदिर है, मंडोर में विष्णु मंदिर के अंदर लगवाई थी दोस्तों, लगवाया था। और वहीं से बाउक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाउक के बाद जो अगला शासक बन जाता है वो बन जाता है कक्कुक। अब देखिए कक्कुक, गटियाला में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए इन्होंने। कब? 861 ईस्वी में। मित्रों एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट है। 861 ईस्वी में कक्कुक ने गटियाला के अंदर 2 शिलालेख उत्कीर्ण इन्होंने करवाए दोस्तों। निर्माण मंडोर में विजय स्तंभ का, जो राज्य का क्या है? दूसरा विजय स्तंभ है। पहला कौन सा राज्य का प्रथम विजय स्तंभ? भीमलाट बयाना के अंदर पहला विजय स्तंभ है दोस्तों। यह था कक्कुक दोस्तों। और कक्कुक के बाद जो अगले शासक की हम बात करते हैं तो वो बनता है इंदा प्रतियार, जो 12वीं शताब्दी में बना और मंडोर को राव चूड़ा को क्या कर दिया? देज में दे दिया। कल हम जब मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश पढ़ रहे थे वहां पर आया था इंदा प्रतियार। यही इंदा प्रतियार है जिसने मंडोर को, चूड़ा को क्या किया है? दान में दिया है दोस्तों। आ गया यहां से समझ में? तो यहां पर दान में जैसे ही, दान में क्या, दहेज में दिया था, दहेज में दिया था। तो जैसे ही दहेज में दिया इन्होंने इन राव चूड़ा को, तो दहेज में देते ही यहां पर प्रतियार वंश खत्म हो गया। समझ गए आप? यह था आपके मंडोर का प्रतियार वंश, गुर्जर प्रतियार। इसके आगे हम चलते हैं तो हमारे आता है जालोर या कन्नौज साका। भीनमाल, जालोर, कन्नौज साका दोस्तों, जालोर, कन्नौज, उज्जैन, साका या गुर्जर प्रतियार। जिनमें पहला शासक बनता है वो बनता है नागभट्ट प्रथम। 730 से लेकर 756 बहुत जगह मिलता है, 760 बहुत जगह मिलता है। आप है जो इसको ये मानकर चलो कि 760 ईस्वी। अब देखिए मित्रों, अगर हम बात करें ना गुर्जर प्रतियार वंश की, तो सबसे महत्वपूर्ण शासक है ये, सबसे महत्वपूर्ण। समझ गए यहां से आप? अरबू को पराजित किया था इसने, अरबू को पराजित। एक एक चीज लिख रहा हूं मैं आपके सामने, यह ना हो कि कोई चीज छूट जाए। एनसीईआरटी आरबीएसई को छोड़कर भी मैं आपको हर चीज लिख रहा हूं यहां पर। अब देखिए भीनमाल जालोर प्रतियार शाखा का क्या है? ये संस्थापक भीनमाल जालोर है उस प्रतियार शाखा का। क्योंकि नागभट्ट प्रथम मेड़ता है, मेड़ता से कहां चला गया? भीनमाल, भीनमाल आता है जालोर में और वहां पर इसने अपनी शाखा की स्थापना की दोस्तों। उपनाम नागावलोक, नारायण का अवतार, जो ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। इसके अलावा इनको जब अरबू को इसने पराजित किया तो इसको क्या कहा गया? मलेच्छु का नाशक। क्या कहा गया? मलेच्छु का नाशक। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक चीज आपके लिए। अब मलेच्छु का नाशक किसने कहा? बताइए दोस्तों। जो ग्वालियर अभिलेख है ना उसी के अंदर कहा गया इसको मलेच्छु का नाशक, नागावलोक या नारायण का अवतार दोस्तों। समझ गए आपका ये? और जो ग्वालियर अभिलेख है, प्रशस्ति है, उसी में गुर्जर प्रतियार है, इनको लक्ष्मण का वंशज बताया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, लक्ष्मण का वंशज इसी प्रशस्ति में बताया गया है दोस्तों। समझ में आ गया आपका? यहां पर भीनमाल इसकी क्या थी? राजधानी। और जो उज्जैन है इसकी दूसरी राजधानी। ये यहां से क्या चला जाएगा? जालोर से भीनमाल, यानी कि पहली राजधानी है वो है इसकी कौन सी? भीनमाल। और दूसरी राजधानी है वो है इसकी उज्जैन। जो मुख्य राजधानी बनी वो कौन सी बनी? उज्जैन बनी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। तो यह था नागभट्ट प्रथम। जो जानकारी है वो मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी है। नागभट्ट प्रथम के बाद जो अगला शासक आता है वो देवराज आता है, जिसका अन्य नाम है देवशक्ति, यानी वराह अभिलेख के अंदर इसका देवशक्ति अन्य नाम मिलता है और अधिक जानकारी इसके बारे में कोई नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो शासक बनता है वो मिलता है वत्सराज। कब शासक बना? देखिए यह शासक बना 783 में और 795 ईस्वी तक ये क्या रहा? शासक रहा। पुत्र किसका है? देवराज का। देवराज नागभट्ट प्रथम का पुत्र देवराज और देवराज का पुत्र है वत्सराज दोस्तों। उपनाम है रणहस्तीन। उपनाम क्या है इसका? रणहस्तीन दोस्तों। अब देखिए यहां पे प्रतियार वंश का वास्तविक संस्थापक, प्रतियार वंश का वास्तविक संस्थापक है वो है वत्सराज। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आ गया समझ में? यहां पर कन्नौज पर अधिकार
के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। यह है कहां पर? ये कन्नौज, उज्जैन है। उज्जैन तो राजधानी किसने बना दी? नागभट्ट प्रथम ने। लेकिन यहां से वत्सराज जाना चाहता है कन्नौज। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ है यह 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चलता है। लगभग 200 वर्षों तक यह त्रिपक्षीय संघर्ष है जो चलता है, जो वत्सराज के समय शुरू होता है और 200 वर्षों तक चला दोस्तों। समझ में आया यहां से? तो वत्सराज है देवराज का पुत्र, उपनाम है रणस्थीन। पृथ्वीराज जो प्रत्यार शाक वंश है उसका है वास्तविक संस्थापक। 783 से 795 तक रहा शासक। जो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर शुरू हुआ है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चला, लगभग 200 वर्षों तक। अब चलिए मित्रों बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की। एक एक जानकारी मिल रही है, नोट्स बनाते जाइए। त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें 3 शक्तियां प्रमुख थी। गुर्जर प्रत्यार वंश आया उत्तर से, दक्षिण भारत से आया राष्ट्रकूट और पश्चिम यानी बंगाल से आया आपका वो आया पाल वंश। गुर्जर प्रत्यार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश दोस्तों। अब देखिए मित्रों होता क्या है, वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कहां पर? मुंगेर बिहार में। एक एक जानकारी, मुंगेर बिहार के अंदर, यह इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। मुंगेर बिहार के युद्ध में पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम है, इसने क्या किया? वत्सराज को ही पराजित कर दिया। धर्मपाल को तो वत्सराज ने पराजित किया, लेकिन ध्रुव प्रथम ने किसको पराजित कर दिया है? वत्सराज को दोस्तों। तो कुछ यहां से समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को भी क्या कर दिया? पराजित। इंद्रायुध है उसको भी क्या कर दिया है? पराजित कर दिया दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और शासक कौन बन गया? ध्रुव प्रथम है जो कन्नौज का शासक वहां से बन गया है दोस्तों। अब चलिए मित्रों यह जानकारी थी त्रिपक्षीय। और जो है आपके वत्सराज वो कहां पर है? उज्जैन में, कन्नौज ना जा पहुंचे। अब देखिए वत्सराज के समय क्या हुआ। ओसिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण। ओसिया के अंदर महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण, जैन मंदिर का जो किसमें है? महामारू शैली यानी गुर्जर प्रत्यार शैली में इसका निर्माण किया गया दोस्तों। और बात करें ना पश्चिमी भारत की, तो पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है ये, इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा इनके देखिए कवि थे उद्योतन सूर्य जिन्होंने कोल्लाय माला 778 ईस्वी में लिखी। जिनसेन सूर्य जिन्होंने हरिवंश पुराण 783 ईस्वी में इन्हीं के शासन में लिखी। कन्नौज के शासन में हस्तक्षेप के कारण वत्सराज का शासन राजस्थान तक ही सिमट गया, बाहर जाने लायक नहीं रहे दोस्तों। इनकी उपाधियों में एक तो रणस्थीन है, रणस्थीन की उपाधि इनको दी गई जो मैंने पहले बता दिया आपको। इसके अलावा एक उपाधि इनको दी गई, वो दी गई जेवरा, जेवरा की उपाधि। अब जेवरा यानी वैष्णव धर्म का अनुयायी था ये दोस्तों। और बीनमाल के अंदर वत्सराज ने राजसूय यज्ञ भी किया था। बीनमाल के अंदर ये थे वत्सराज। वत्सराज के बाद वत्सराज का पुत्र बनता है शासक और वो है नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय दोस्तों। देखिए यह कब से कब तक? 795 से 833 ईस्वी तक शासक बना। वत्सराज का है पुत्र दोस्तों। उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। इसके अलावा कर्ण की उपाधि भी इनको दी गई है। और कर्ण की उपाधि दी गई है ग्वालियर प्रशस्ति में। गुर्जर प्रत्यारों के लिए ग्वालियर प्रशस्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्ण की उपाधि नागभट्ट द्वितीय को ग्वालियर प्रशस्ति में दी गई है दोस्तों। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी दोस्तों। अब देखिए ग्वालियर लेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने मत्स्य प्रदेश, मालवा, आंध्र प्रदेश, किरात, मालव, आंध्र, वत्स व कौशांबी पर क्या किया है? अधिकार किया है दोस्तों। समझ गए आप? यहां पर एक जानकारी, राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय उसको क्या किया है? नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया है। इसको क्या किया है? पराजित किया दोस्तों। मुसलमानों को इन्होंने पराजित किया। मुसलमानों से इन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? कर वसूला था दोस्तों। और पराजित करके राजधानी बना ली कन्नौज को। उज्जैन से क्या चले गए हैं? कन्नौज चले गए। और त्रिपक्षीय संघर्ष इनके समय जारी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 833 ईस्वी ये रही आपकी, और गंगा में ले ली जीवित समाधि।
गंगा में ले ली जीवित समाधि। बन गया ना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। गंगा में जीवित समाधि इन्होंने ली थी दोस्तों। ये थे हमारे नागभट्ट द्वितीय, जो कहां पहुंच गए, कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज को राजधानी बना लिया इन्होंने दोस्तों। अब आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे जो शासक बनते हैं वो बनते हैं रामभद्र, जो किनके पुत्र हैं, मिहिर, इनका सॉरी रामभद्र का पुत्र है मिहिरभोज। रामभद्र का पुत्र कौन है, मिहिरभोज। मिहिरभोज प्रत्यारों का पितरंता है, क्योंकि मिहिरभोज ने अपने पिता थे रामभद्र, उनकी क्या कर दी, हत्या। इसलिए मैंने रामभद्र के बारे में लिखा है, क्योंकि मिहिरभोज ने हत्या किसकी की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। 836 में हत्या की थी और 836 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठ गए मिहिरभोज। अब चलिए अगले शासक बन गए हमारे मिहिरभोज, जिनका उपनामों की बात करें तो देखिए आदिवरा, प्रभास पाटन, ये क्या है, इनके उपनाम है दोस्तों, आदिवरा या प्रभास पाटन। प्रत्यारों का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है ये, प्रत्यारों का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसने 836 में गद्दी संभाली और 885 ईस्वी तक क्या रहा, ये शासक रहा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए प्रत्यारों का क्या है, पितरहंता है। इसने 2 पाल शासकों को हराया था, 2 पाल शासकों को, 2 पाल शासक थे उनको हराया था, देवपाल व विग्रहपाल, इनको हराया भी था दोस्तों। और 2 राष्ट्रकूट राजा थे, अमोदवर्ष करसन द्वितीय, उनका भी ये समकालीन था। अब देखिए दौलतपुर अभिलेख में इनको प्रभास कहा गया है, दौलतपुर अभिलेख में इनको क्या कहा गया है, प्रभास कहा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, ग्वालियर प्रशस्ति में आदिवरा की उपाधि का वर्णन मिलता है, जो ग्वालियर अभी जो है प्रशस्ति, उसमें आदिवरा की उपाधि का वर्णन इनका मिलता है दोस्तों। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिरभोज को अरबों का ए मित्र, अरबों का ए मित्र, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार भी कहा था, इस्लाम की दीवार सुलेमान ने कहा था, इस्लाम की दीवार किसने कहा था, सुलेमान ने। इस्लाम की दीवार, अरबों का ए मित्र, इस्लाम का शत्रु किसने बताया है, यह बताया है दोस्तों किसने, अरब यात्री सुलेमान ने दोस्तों। अरब यात्री सुलेमान था जिसने मिहिरभोज को यह मान के चलो कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। और सुलेमान है, उन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान के बारे में कहा था कि हिंदुस्तान को काफिरों का देश है, हिंदुस्तान काफिरों का देश है, यह सुलेमान ने ही कहा था दोस्तों। इसके अलावा इनके बारे में कोई जानकारी की हम बात करें तो ये कहां पर है, कन्नौज को इन्होंने राजधानी वापस बना लिया है, जो नागभट्ट द्वितीय ने बनाई थी, मिहिरभोज ने भी क्या बना लिया है, कन्नौज को वापस राजधानी बना लिया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने चांदी की धम्र नामक सिक्के चलाए थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द्रम नामक सिक्के हैं जो चलाए थे, जिनके एक तरफ वराह की आकृति थी, किनकी, वराह की दोस्तों। मिहिरभोज के बाद जो अगले शासक बनते हैं, मिहिरभोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों। उपनाम निर्भयराज या रघुकुल चूड़ामणि, इनके उपनाम है वो है निर्भयराज या रघुकुल चूड़ामणि दोस्तों। निर्भय नरेश इनको ग्रंथों में कहा गया, निर्भयराज या निर्भय नरेश, राजशेखर के जो ग्रंथ है उनके अंदर। रघुकुल चूड़ामणि, महिषपाल, महिषपाल भी कहा गया है, महिषपाल। पाल और राष्ट्रकूटों की जो संयुक्त सेना उसको क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था दोस्तों। इनकी जो उपाधियां हैं, उपनाम तो हमने देख लिए, उपाधियों के मान, परम भटारक, परम भागवत, परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। इनके दरबारी था राजशेखर, दरबारी विद्वान था राजशेखर, जिसकी देखिए काव्य मीमांसा रचना है, कर्पूर मंजरी उनकी रचना है, हरविलास उनकी रचना है, प्रचंड पांडव उनकी रचना है। इसके अलावा देख लीजिए और रचना उनकी, बाल रामायण उनकी रचना है, बाल भारत, ये राजशेखर की ही रचना है मित्रों, बाल भारत उनकी रचना है, भुवन कोश, ये भी किनकी रचना है, राजशेखर की रचना है दोस्तों। ये सभी रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, प्रचंड पांडव, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, ये सभी की सभी राजशेखर की रचनाएं हैं दोस्तों। आ गया यहां पे समझ में दोस्तों। इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं भोज द्वितीय दोस्तों। भोज द्वितीय के समय भी उत्तराधिकारी संघर्ष रहा और अगले शासक बन जाते हैं महिपाल दोस्तों। उपाधि रघुकुल मुकुटमणि राजशेखर के द्वारा इनको दी गई थी। जो राजशेखर है ना, महेंद्रपाल का दरबारी विद्वान, उसके द्वारा
रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि दी गई। महिपाल है जो 912 से 944 ईस्वी तक क्या रहे, शासक रहे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए राष्ट्रकूट नरेश था एक इंदर तृतीय, नाम था ये इंदर तृतीय नाम था, जिसने प्रतिहारों को हराकर क्या कर दिया, कन्नौज को नष्ट। यहां पर कन्नौज है वो क्या हो गया, नष्ट। किसने कर दिया कन्नौज को, इंदर तृतीय ने, जो क्या है राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो बनेगा वो बनेगा, अरब यात्री अल मसूदी भारत आता है, वो आता है महिपाल के समय। अल मसूदी भारत आया था, अल मसूदी इन्हीं के शासन के समय भारत आया। राष्ट्रकूट वंश के शासक इंदर तृतीय ने इनको क्या किया है, पराजित किया है। और यह मान के चलो कि ये महिपाल है, ये गुर्जर प्रतिहार जो शाखा है उसका अंतिम प्रभावशाली राजा था दोस्तों। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है राज्यपाल या राज्यपाल दोस्तों। मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण हुआ 1018 ईस्वी में, कन्नौज पर आक्रमण किया, राज्यपाल है डरकर भाग गया और आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब राज्यपाल को मारा, राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, वो आया हुआ है कि जो राज्यपाल या राजपाल शासक था उसको मारा किसने, चंदेल शासक था, चंदेल शासक नाम था उसका, चंदेल राजा का गंड, और उसका पुत्र था विद्याधर, पुत्र का नाम क्या था, विद्याधर। इन्होंने क्या किया, राज्यपाल को मार दिया दोस्तों। इसके बाद बनता है त्रिलोचन पाल, जो गजनवी का 1019 का जो पुनः आक्रमण होता है उसके अंदर ये भी भाग जाता है। और अंत में जो शासक बनता है वो बनता है यशपाल, जो प्रतिहार वंश का क्या है, अंतिम शासक है। और यहां पर हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश है जो खत्म हो जाता है। मित्रों एक बात बता दूं, ऐसी जानकारी शायद ही आपको कहीं पर भी मिले। इतने कम समय में संपूर्ण जानकारी आपके सामने मैंने जो गुर्जर प्रतिहार वंश से रख दी है दोस्तों। अब आपको बताना है, आपको आगे पहुंचाना है। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशा यही रखता हूं कि वो 5 मित्रों तक ये वीडियो के लिंक को पहुंचाए आगे, लाइक करें अधिक से अधिक, शेयर करें अधिक से अधिक, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।